गाइस आज हम एनडीए 2026 का जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसके एसएसटी के क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग या एक कॉमन सेंसिकल तुक्का मार के कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस वो बेसिकली देखेंगे। तो हियर इज 101 नंबर का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी इन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम ऑफ इंडिया। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम मतलब रेनफेड एरिया मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो कम होता है। ऑब्वियसली रेनफॉल कम होता है और ऐसे एरियाज में बाकी जो इरिगेशन के मेथड्स होते हैं वो भी ज्यादातर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे एरियाज को डेवलप करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्या नहीं है इसमें से, कौन सी स्ट्रेटेजी हम ऐसे एरियाज के डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज करते। तो सबसे पहला है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग मतलब क्या, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लेना। अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लेते हैं अगर खेती में तो रिस्क कम हो जाता है, मतलब कोई एक क्रॉप फेल हो गया तो दूसरा माइट सर्वाइव और सॉइल का हेल्थ भी उससे अच्छा रहता है। तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी होगा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट में। दूसरा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली सॉइल का क्वालिटी अगर अच्छा है, सॉइल का हेल्थ अगर अच्छा है, न्यूट्रिशन सॉइल का अच्छा है, फर्टिलाइजर्स हम ऐड कर रहे हैं सॉइल में, तो ऑब्वियसली कम पानी में भी अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है वो सॉइल से हम ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बी द स्ट्रेटेजी टू डेवलप द रेनफेड एरियाज, राइट। थर्ड इज अडॉप्शन ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच मतलब क्या, बहुत सारे लोग एक साथ आके अपनी जो कम्युनिटी लैंड्स है वहां पे क्रॉपिंग करते हैं एंड दैट इज वेरी गुड फॉर सच एरियाज। मतलब जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, फाइनेंसेस जो होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं सबको। तो अगर इवन क्रॉप फेल हो गया तो किसी एक इंसान पे बर्डन नहीं आता है। तो ये obviously C will also be the strategy to develop the rainfed areas. Last is optimizing canal irrigation. Optimizing canal irrigation मतलब क्या ही optimize करोगे, क्योंकि ऐसे एरियाज में कैनाल्स पॉसिबल ही नहीं है, कैनाल्स होते ही नहीं है। तो होते भी होंगे तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होते होंगे। तो दैट इज नॉट एक्चुअली द स्ट्रैटेजी टू डेवलप रेनफेड एरियाज, क्योंकि कैनल होते तो वहां पे प्रॉब्लम ही नहीं होता पानी का। तो वहां ऐसे एरियाज जो है वहां पे अच्छी खासी खेती हो जाती। तो कैनल होते नहीं है, कैनल इरिगेशन बहुत कम होता है, तो डी शुड बी द आंसर। ऑप्टिमाइजिंग कैनल इरिगेशन इज नॉट अ स्ट्रेटेजी टू डेवलप रेनफेड एरियाज, तो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कामराजर पोर्ट। अभी ये कामराजर पोर्ट जो है वो नाम से ही थोड़ा सा साउथ इंडियन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक तमिल नाम है। तो ऑब्वियसली तमिल नाम लग रहा है थोड़ा सा साउथ इंडियन, तो ये ईस्टर्न कोस्ट का पोर्ट होगा। और हमें इतना पता है कि ईस्टर्न कोस्ट पे मोस्ट ऑफ द जो पोर्ट्स है वो मैनमेड है। वेस्टर्न कोस्ट पे हमें बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं। वेस्टर्न कोस्ट जो है वहां पे हमें नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं, राइट। तो ये चीज हमारे एकदम इमीडिएट दिमाग में आ गई। तो मोस्ट ऑफ द पोर्ट जो होता है, अभी जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी आप देख लो, वो कंपनी जैसे बेसिकली जो है वो रन होते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वो चलाता है उस पोर्ट को। तो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स जो है आज के मॉडर्न डे पोर्ट्स वो कंपनीज के जैसे ही चलते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज के जैसे। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेटाइज पब्लिक कंपनी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। सेकेंड इज इट वॉज अर्लियर नोन एज एन्नोर पोर्ट। अभी तुम देखो ये भी थोड़ा सा साउथ इंडियन नाम लग रहा है, तो पॉसिबल है कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता है, बट स्टिल हम इसको होल्ड पे रखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, इट इज अ नेचुरल पोर्ट। यही बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, नेचुरल हो ही नहीं सकता भाई। ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत कम पोर्ट्स है जो नेचुरल है। ये जो पोर्ट है ये मैनमेड या आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वैसे भी रॉन्ग हो गया। तो ये दोनों तीनों स्टेटमेंट हट गए, तो एलिमिनेशन से एक ही आंसर बचा, दैट इज ए 1 and 2 ओनली। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इट वाज अर्लियर नोन एज एनोर पोर्ट। तो कॉमन सेंसिकल बेसिस पे आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन कर करके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग, पहला स्टेटमेंट, अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स नेमली बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ये जो है ये खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये होता है। ये बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट लग रहा है भाई, राइट। कि ये कोई बुकिश ऐसा लग रहा है ना कि किसी बुक से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ऑब्वियसली भाई अर्थक्वेक वेव्स मतलब क्या है, वाइब्रेशन से दो दो टाइप के हैं। बॉडी वेव्स मतलब अर्थ के इंटीरियर के अंदर, और सरफेस वेव्स मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है। Second statement, the body waves interact with surface rocks and generate सरफेस वेव्स। तो ऑब्वियसली भाई अर्थ के अंदर से अगर कोई वाइब्रेशन या कोई वेव्स बाहर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशन पत्थर या बाकी सारा मटेरियल जो है उसके साथ इंटरेक्ट करके एक न्यू सेट ऑफ वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे पानी में पत्थर डालो तो ऊपर के साइड में भी तो बहुत सारे लेयर्स आते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ 1 and 2। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 104 ये प्योरली कॉमन सेंसिकल बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ का क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट मतलब क्या, अर्थ के ऊपर का जो
एक वी कैन से जमीन का हिस्सा है, उसको हम अर्थ का क्रस्ट बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज द कंटिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर द फोल्ड माउंटेन्स। एक तो पहली बात, कंटिनेंटल क्रस्ट मतलब क्या है, अर्थ के जमीन का वो हिस्सा जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे है। कॉन्टिनेंट्स में माउंटेन भी तो है, तो माउंटेन का हाइट मतलब ही क्रस्ट का हाइट हो गया भाई। तो माउंटेन जहां पे है वहां पे क्रस्ट जो होगा वो थिक होगा रादर देन थिन, जमीन थिक होगी वहां की, थिन नहीं होगी। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हटाओ, ये हटा दिया, ऑप्शन बी हट गया, ऑप्शन डी हट गया, तो बचता क्या है, सी ओनली, सी स्टेटमेंट 3 ओनली। बट स्टिल हम बाकी दो स्टेटमेंट्स भी देख लेंगे। सो सेकंड स्टेटमेंट इज द मीन थिकनेस ऑफ ओशन क्रस्ट इज 30 किलोमीटर। ओशन मतलब क्या है भाई, ओशन मतलब डीप लो एरियाज है, जो जहां पे बेसिकली डीप लो एरियाज जो अर्थ पे बनते हैं, वहां पे क्या होगा, क्रस्ट जो होगा वो थिन रहेगा। अगर थिक क्रस्ट होता तो ओशंस जो होते वो शैलो होते, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि 30 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर ये बोलते कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस 30 किलोमीटर होता है तो पॉसिबल था, राइट। बट ये 30 किलोमीटर हो ही नहीं सकता ओशनिक क्रस्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट हट गया, वैसे भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। ऑब्वियसली ब्रिटल है भाई, उसको तोड़ सकते हैं, ड्रिलिंग करते हैं हम, या वोल्केनो के टाइम पे जमीन टूटती है तो बहुत सारा वोल्केनो बाहर आता है, तो ये स्टेटमेंट सही है वैसे उस लॉजिक से। तो आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 105 हम देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद कॉम्पोजिट वोल्केनोज। अब कॉम्पोजिट वोल्केनो मतलब क्या होता है, कॉकटेल होता है। सारा जो अलग अलग टाइप का मटेरियल होता है वो लेयर्स में अरेंज्ड होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो अलग अलग मटेरियल मतलब क्या, स्टोन्स हो गया, लावा हो गया, ऐश हो गया, ये सब जो मटेरियल होता है इसको पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोला जाता है। तो ये लावा ये जो वोल्केनो होता है इसमें ये लावा और ये अदर पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो लेयर्स में होता है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, अलग अलग डेंसिटी का ये मटेरियल होता है। तो जब एक्सप्लोजन होता है तो ये सारे अलग अलग लेयर्स के अलग अलग डेंसिटीज़ के मटेरियल्स जो है वो बहुत फोर्सफुली बाहर आते हैं, और उसके वजह से एक्सप्लोजन बहुत ज़ोर से होता है। सो दैट्स वाई ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दे इजेक्ट पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल मतलब क्या होता है, रॉक्स हो गए, ऐश हो गए, स्टोन्स हो गए, ये सबको पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट, दे आर आस्किंग पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स एंड एशेस अकुमुलेट नियर वेंट फॉर्मिंग लेयर्स। तो ये जो है ना, ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये वेंट मतलब वोल्केनो के मुंह के पास बनते हैं ताकि ये बाहर आ सके। तो इस वजह से जो है ना, ये जो है लेयर्स के पास होने के वजह से बहुत एक्सप्लोसिवली बाहर आते हैं, वेंट के पास होने के वजह से। तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। ये बोल रहा है कि लूज सेडिमेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं। बहुत सारे सेडिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्पैक्शन, उसका मतलब कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो बनता है। तो अभी देखते हैं एक एक करके कि क्या है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का अगर आप थोड़ा सा आप मीनिंग देखोगे तो लिथि मतलब क्या होता है, या लिथ मतलब स्टोन होता है, और फिकेशन मतलब मेकिंग, स्टोन का मेकिंग, ये प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। वेदरिंग, वेदरिंग मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेदर। वेदरिंग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस जो होते हैं उसके वजह से कोई रॉक ब्रेक होना, मतलब जैसे ह्यूमिडिटी की वजह से हो गया, टेम्परेचर के वजह से हो गया, तो उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये ब्रेक डाउन की बात करता है, मेकिंग की बात नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आफ्टर दिस मास वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब कुछ चीज़ वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारा सॉइल जो है या बहुत सारा वी कैन से मड जो है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसको मास वेस्टिंग बोलते हैं। जैसे लैंडस्लाइड्स इज़ वन ऑफ द मास वेस्टिंग, तो ये ऑप्शन है ऑब्वियसली चला गया। सॉलिफ्लक्शन मतलब क्या होता है पता है, किसी चीज़ का बहना या स्लाइड करना, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सकता। तो स्टोन मेकिंग, ये एक ही जो पहला ऑप्शन है लिथिफिकेशन, ये स्टोन मेकिंग की बात कर रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनने का जो प्रोसेस है इसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। तो आंसर ए शुड बी दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या, किसी चीज़ का उल्टा होना, राइट। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है, एज वी गो अप इन द स्काई
टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। इस वजह से तो ही हम समर्स में हिल स्टेशंस पे जाते हैं, ताकि हिल स्टेशंस कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं प्लेन एरिया से। तो जैसे ही हम अप इन द एटमॉस्फेयर जाते हैं, टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये जनरल ट्रेंड होता है। ये ट्रेंड जब उल्टा हो जाता है, मतलब क्या कि एज वी गो अप इन दी एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो इस चीज़ को टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एज वी गो अप इन द स्काई टेम्परेचर का डिक्रीज होना, इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। और ये इसका जो उल्टा कंडीशन है, इसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं कि एज वी गो अप इन द स्काई टेम्परेचर भी इंक्रीज होना, इस चीज़ को हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। सो ऑप्शन वन की, स्टेटमेंट वन की बात करते हैं। दिस हैपन्स व्हेन नॉर्मल लैप्स रेट गेट्स इन्वर्टेड। हाँ, तो ऑब्वियसली भाई नॉर्मल लैप्स रेट ये जो है, इसका जब ये जब उल्टा हो जाता है तो उसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बी स्टेटमेंट तो वैसे ही हट गया, बी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। विंटर नाइट्स विथ क्लाउडी स्काइज आर कंडक्टिव फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन। इसका क्या मतलब है? विंटर नाइट्स पे क्या होता है पता है? जो ग्राउंड सरफेस होता है या लैंड होता है वो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है। ऊपर जो होता है ना, ऊपर का जो स्काइज होता है या ऊपर की जो एयर होती है ना, वो कंपैरेटिवली गर्म होती है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ग्राउंड के पास कम है। तो इसका मतलब क्या है? एज वी गो अप इन दी हाइट टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ये जो सी आंसर है वो हट गया। उसके बाद थर्ड क्या है? पोलर एरियाज एक्सपीरियंस इन्वर्जन थ्रू आउट द ईयर। तो ऑब्वियसली पोलर एरियाज क्या होता है? जो ग्राउंड सरफेस होता है ये पूरा टाइम आइस से ढका होता है, तो यहाँ का टेम्परेचर तो कम ही होगा ना, ऊपर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 होना चाहिए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल एरियाज तो हमें पता है कि ट्रॉपिकल एरियाज का मतलब क्या होता है कि जो ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया होता है, दो ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो होता है एरिया, उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। उसके बाहर का जो एरिया होता है, मतलब 23.5 नॉर्थ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक 66.5 नॉर्थ एंड नीचे 23.5 साउथ से अंटार्कटिक सर्कल तक 66.5 साउथ, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिक्स के बाहर का एरिया। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स है ये ट्रॉपिक्स के बाहर बनते हैं। ये मिड लैटिट्यूड्स है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर उतना भी ठंडा नहीं है, एक मीडियम टेम्परेचर है। जैसे ये जो 90 डिग्री है नॉर्थ है, इसको हाई लैटिट्यूड बोलते हैं। ये तो पूरा फ्रिजिड जोन है। यहाँ पे 66.5 नॉर्थ पे टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से बोल रहे हैं कि दे यूजुअली डेवलप इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड्स। तो हाँ भाई, 66.5 मिड से लेके 90 डिग्री तक ये बनते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ बिल्कुल राइट। तो बी तो वैसे ही चला गया। देन सेकंड स्टेटमेंट इज दे अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सटेंट या एरिया ज़्यादा है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? 5 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री ऑलमोस्ट नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ। 0 to 5 तो वैसे ही साइक्लोन नहीं बनते, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो होता नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली ये जो सी है वो चला गया, सी ऑप्शन। दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नहीं उल्टा होता है। दे एक्चुअली मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि ये वेस्टलीज वाला पार्ट होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर 1 and 2 होना चाहिए, ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 109 की हम बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स एन एवरेज एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर। बिलो 50 सेंटीमीटर मतलब बिल्कुल ही ड्राई रीजन होगा। तो अब इसमें क्या है, अभी एक एक ऑप्शन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश ड्राई रीजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट तभी ग्रो करेगा व्हेन देयर इज अ रेनफॉल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो, ये ऑप्शन गलत होगा। हरियाणा है, मतलब मानते हैं कि हरियाणा में कम बारिश होती है, बट समवॉट इतना ड्राई नहीं है कि 50 सेंटीमीटर से, मतलब 50 सेंटीमीटर के नीचे रेनफॉल होना, मतलब ये कैटेगरी ऑलमोस्ट डेजर्ट कैटेगरी में आता है, ऑलमोस्ट डेजर्ट होता है ये। तो हरियाणा इज़ नॉट डेजर्ट, तो हरियाणा को थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे हम। सी स्टेटमेंट देखेंगे लद्दाख तो हमें पता है भाई, पीने का पानी नहीं है लद्दाख में, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, ये हमें पता है। स्टिल हम लोग डी ऑप्शन देख लेंगे।
झारखंड, झारखंड में भी अच्छा खासा फॉरेस्ट है, तो झारखंड जो है वो नहीं आता है ये 50 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल कैटेगरी में, तो झारखंड तो वैसे भी हट गया। अब रही बात हरियाणा और लद्दाख, तो हरियाणा और लद्दाख में डेफिनेटली ज़्यादा ड्राई कौन सा है? लद्दाख है, कोल्ड डेजर्ट है, तो ऑब्वियसली 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा, तो सी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। As per the land use categories in the land revenue records of India, a cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years, मतलब ऐसी कोई लैंड है जो 5 years से कम, मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए वो जो है वो फैलो रखी है, या उस पर कोई क्रॉप नहीं लिया गया, बट 5 साल से कम, मतलब 1 साल से ज़्यादा वो लैंड वैकेंट है, बट अभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल के लिए उस लैंड को वैकेंट किया गया। तो एक एक देखते, करंट मतलब क्या? अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो करंट मतलब क्या होता है? आज अभी के टाइम पे जो ये लैंड है ये वैकेंट है, ये फैलो है, तो ये कुछ महीनों के लिए फैलो है, ऐसा नहीं है कि सालों के लिए वैकेंट है, तो ये महीनों के लिए फैलो होती है, तो ये तो ऑप्शन चला गया। 1 साल से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। फैलो अदर देन करंट फैलो मतलब क्या? कि लैंड फैलो है बट 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए है। करंट फैलो मतलब कुछ महीनों के लिए, फैलो अदर देन करंट फैलो मतलब कुछ सालों के लिए, है ना? तो मोर देन अ ईयर बट लेस देन अ 5 year। बैरन मतलब ये पूरी काम से गई हुई है, इसका कोई यूज़ नहीं है, उसको हम बैरन लैंड बोलते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब वेस्ट लैंड है, वेस्ट हम उसको वेस्ट कैटेगरी में लाते हैं, बट अगर हम उस पर फर्टिलाइजर्स लगाएंगे या हम उस पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ लगाएंगे तो हम इस पर क्रॉप ले सकते हैं। तो ये जो है ना, ये कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब वही होता है कि हाँ, अगर हम थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करेंगे तो इसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। अब ये जो पूरा जो क्लासिफिकेशन है ऑब्वियसली एनसीईआरटी से लिया गया है, तो 0 to 5 years का जो होता है उसको फैलो कैटेगरी में आता है, मतलब कुछ महीनों के लिए होगा तो वो करंट फैलो होगा, कुछ सालों के लिए होगा बट लेस देन 5 years होगा तो उसको फैलो अदर देन करंट फैलो बोलेंगे, और 5 साल से ऊपर का जो लैंड है वो वेस्ट लैंड या बैरन लैंड के कैटेगरी में आता है। सो ये 10 MCQs आज हमने डिस्कस किए पार्ट 1 में। नेक्स्ट 10 MCQs हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैप्पी स्टडीज़।